नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं और श्वसन तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। अर्थात एक तो कूपिका के बारे में विशेष पढ़ेंगे, दूसरी बात हमारा रक्त और ऊतकों के मध्य ये जो CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार होता है, एक पूरा फ्लो चार्ट द्वारा इसको समझेंगे। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु जो होती है उसके अंदर CO2 होती है, O2 होती है और O2 हमारे श्वसन के लिए आवश्यक होती है। पहली बात आप जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखेंगे, हम श्वसन के रूप में गैसों का मिश्रण लेते हैं। यदि हमें प्रश्न पूछा जाता है कि हम श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, तो हमारा जवाब होगा हम गैसों का मिश्रण लेते हैं। लेकिन यदि हमें प्रश्न पूछा जाता है हमारे शरीर के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, वो भी श्वसन क्रिया में, तब आपका जवाब होगा वो होगी ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको एक विशेष जनरल बात ध्यान रखनी है। तो वायु के अंदर क्या है, O2 है जो हमारे लिए आवश्यक है। ये O2 सबसे पहले फेफड़ों में जाती है और मैंने आपको बताया था फेफड़ों के एंड पॉइंट पर एक छोटी सी गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है कूपिका। और ये O2 जो है वो किस में जाती है, कूपिका में जाती है। और कूपिका के चारों ओर होती है रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, तो कूपिका से ये O2 किस में जाएगा, रक्त में जाएगा, ब्लड में जाएगा, रक्त वाहिनियाँ में। ठीक है, अब क्या होगा, रक्त के अंदर होती है RBC और RBC में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को यहाँ पर हम HB लिख रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना। तो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को यहाँ से पकड़ेगा यानी ग्रहण करेगा और HbO2 बनाकर आगे भेज देता है। ये आगे कहाँ से जाएगा, ये देखिए धमनी द्वारा O2, देखो जो ये धमनी होती है, क्योंकि शुद्ध ब्लड जो है वो धमनियों में बहता है, तो धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचती है। यहाँ से ये O2 जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचती है। ऊतक का मतलब है विभिन्न अंग, हमारे हाथ, पाँव, त्वचा, प्रत्येक कोशिका तक। ठीक है, तो वहाँ पर कोशिका के अंदर यानी ऊतक के अंदर कोशिका में होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज का होता है इस O2 से ऑक्सीकरण। ये मैंने आपको चीज़ समझा दी थी, ग्लूकोज का O2 से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो हमारे शरीर में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, वो भी ATP के रूप में। लेकिन इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है जो हमें नहीं चाहिए, वो है CO2। तो कोशिका के अंदर क्या बन गई, CO2 बन गई। क्या हमारे शरीर को CO2 चाहिए, नहीं चाहिए। तो CO2 को क्या करना है, वापस फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालना है। तो अब दूसरा काम क्या होगा, देखना। अब पहला काम तो ये खत्म हो जाता है कि भाई CO2 बन जाती है कोशिका। दूसरा काम क्या होगा, ये जो CO2 बन गई है हमारी कोशिका में, ये वापस किस में जाएगी, रक्त वाहिनियों में जाएगी। ठीक है, रक्त वाहिनियों से ये रक्त में घुल जाएगी, रक्त के अंदर घुल जाएगी और ये रक्त वाहिनियों में घुलकर कहाँ पहुँच जाएगी, कूपिका में। वापस जिस रास्ते से O2 आई थी उसी रास्ते से वापस कूपिका में पहुँच जाती है। और कूपिका में यहाँ CO2 का क्या हो जाता है, विसरण होता है। अर्थात ये जो ब्लड जो कूपिका होती है, कूपिका के चारों ओर ये जो ब्लड कोशिकाएं होती है, ब्लड नलियाँ होती है, रक्त नलियाँ, इसमें से CO2 क्या करेगी, वापस किस में आ जाएगी, कूपिका में आ जाएगी। और यहाँ से ये CO2 हमारे उच्चवसन के समय, निश्वसन एक होता है निश्वसन और एक होता है उच्चवसन। उच्चवसन का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो उच्चवसन के समय ये जो CO2 है वो हमारे नासाद्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दी जाती है। तो ये हो गई कंप्लीट श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन का काम सिर्फ ये नहीं होता है श्वास को लेना और छोड़ना, श्वसन का वास्तविक अर्थ होता है कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का अपघटन करना, जिससे क्या बनेगी, ATP के रूप में ऊर्जा बनेगी जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संवहन। संवहन, वहन का मतलब क्या होता है, वहन का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना। ठीक है, जैसे गाड़ी, मोटर, ये माल को वहन करती है। वहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो हमारे शरीर में भी ऐसी कोई संरचना है जो किसी न किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। क्या क्या, मनुष्य में भोजन, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन
और भी बहुत सारे पदार्थ होता है। इन सब पदार्थों की क्या होती है, निरंतर शरीर को आपूर्ति होती है, यानी कोई ना कोई इनको लाने वाला होता है। तो इसमें एक तंत्र काम करता है और उसी तंत्र का नाम है संवहन तंत्र। तो आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, संवहन तंत्र, मानव के अंदर यदि संवहन तंत्र की बात की जाए तो इसके लिए मुख्य अवयव निम्न प्रकार है। पहला है हृदय। मानव हृदय संवहन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद में आती है रक्त नलिका, और रक्त नलिकाओं में आती है, एक तो आती है धमनी, दूसरी आती है शिरा, और तीसरा होता है वहन माध्यम। माध्यम का मतलब यहाँ पर है रक्त और लसिका। ठीक है, माध्यम कितने हैं, दो है, एक तो रक्त, दूसरा लसिका। ये रक्त और लसिका ये किसके अंदर बहेंगे, शिरा और धमनी के अंदर बहकर प्रत्येक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। लेकिन इस रक्त को धक्का देने का काम कौन करेगा, यानी हृदय। तो एक तरीके से देखा जाए तो हृदय जो है वो मोटर के रूप में काम करता है, पंप के रूप में काम करता है। और ये किसको पंप करेगा, ये रक्त और लसिका को पंप करेगा। किस में पंप करेगा, तो यहाँ पाइप रूप में संरचना होती है जिसे कहा जाता है धमनी और शिरा, इसमें पंप करेगा। तो जिस प्रकार हम पानी की मोटर लगाते हैं, उस पानी की मोटर से पानी ऊपर जाता है, तो मोटर के रूप में तो काम करता है हमारा हृदय, पाइप के रूप में काम करती है धमनी और शिरा, और पानी के रूप में काम करते हैं रक्त और लसिका। इसमें विस्तार से समझेंगे हम, रक्त क्या होता है, लसिका क्या होती है, धमनी और शिरा क्या होता है, और हृदय किस प्रकार संरचना होती है। इसको आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्त क्या है। तो देखिए, रक्त के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। रक्त जो है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक पदार्थ होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव पदार्थ। यदि रक्त के अंदर ठोस पदार्थ के बारे में चर्चा की जाए तो ठोस पदार्थ के रूप में रक्त के अंदर होती है रक्त कणिकाएं, जिन्हें रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। और आपको याद होगा ये कणिकाएं होती है RBC, लाल रक्त कणिका, RBC, बिल्कुल आपके सुना हुआ होगा। ये श्वेत रक्त कणिका यानी कि WB और C, और तीसरा होता है रक्त प्लेटलेट्स, जिसे कहा जाता है बीम्बाणु। ठीक है, ये आई होप ये चीज़ें आपके सुनी हुई है। RBC, WBC, बीम्बाणु, ये तीन तो होती है कणिकाएं किसके अंदर, रक्त के अंदर। अब इन तीनों के काम हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ जो RBC होती है उसका काम होता है CO2 और O2 का वहन करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, CO2 और O2 का वहन कौन करती है, RBC करती है। किसके द्वारा करती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा करती है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। दूसरी बात आती है WBC। आप सब जानते हो, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि WBC को सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, राइट, कुछ याद आ रहा होगा। यानी ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में सहायता करती है। तो ये कौन सी हो गई, WBC हो गई, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। और लास्ट में आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ये जाल बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, नलियों में बहने वाले रक्त को रोकता है, अर्थात रक्त का थक्का बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के कहीं चोट लग जाए और रक्त बहने लग जाए तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक जाल बुन देता है, और जाल बुनने के कारण ये रक्त यहाँ से बहना बंद हो जाता है, जिस क्रिया को कहा जाता है रक्त का थक्का बनाना। तो तीनों प्रकार की कणिकाएं जो हैं उनका आपको काम पता होना चाहिए। अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं द्रव्य पदार्थ, यानी ब्लड के अंदर एक द्रव पदार्थ भी होता है, वो होता है पीले रंग का तरल पदार्थ। ठीक है, कैसा रंग कैसा होता है इसका, पीला रंग का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसे प्लाज्मा भी कहा जाता है, ये विशेष बात ध्यान रखें, प्लाज्मा। इसके अंदर 90% तो होता है जल, और बाकी 10% जो होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और अजैविक खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षी पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर गामा ग्लोबिन ये एक प्रोटीन होता है जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करता है। इसी प्रकार एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन ये भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये आपको दो विशेष बात ध्यान रखनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, रक्त वाहिनियाँ। देखिए, हमने रक्त के बारे में कम्प्लीटली जान लिया है। अब हमें जानना है रक्त वाहिनियाँ क्या होती है। तो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है, एक होती है धमनी, दूसरा होती है शिरा। धमनी और शिरा में मुख्य अंतर क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, धमनी जो होती है
इसमें ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसका मुख्य कार्य सुन लीजिए, बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑक्सीकृत रुधिर को, और यहाँ ऑक्सीकृत रुधिर का मतलब होता है उस ब्लड के अंदर O2 है, और O2 है इसका मतलब वो ब्लड कैसा है, शुद्ध ब्लड है। यानी धमनी में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और वो अपवाद है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। सब धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ अशुद्ध का तात्पर्य है उसके अंदर CO2 घुली हुई है, ये आपको इसे ध्यान रखना। दूसरी बात, शिराओं में विभिन्न अंगों से, देखो ये तो क्या करती है, हृदय से अंगों में रक्त को ले जाती है, और ये क्या करती है, शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत मतलब जिसमें CO2 घुली हुई हो, रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में ले जाती है। और इसका भी उदाहरण है फुफ्फुस शिरा। इसका भी उदाहरण फुफ्फुस शिरा क्यों है, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में ब्लड जो है वो शुद्ध बहता है। अभी फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ब्लड क्यों बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड क्यों बहता है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा जब हृदय की क्रियाविधि पढ़ेंगे। दूसरी बात, धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है। भाई धमनी की भित्ति मोटी कहाँ जरूरत पड़ गई, ये भी मैं आपको हृदय की क्रिया बताऊंगा तब समझाऊंगा। इसका कारण होता है हृदय का जो प्रेशर होता है वो सीधा धमनी पर पड़ता है, तो धमनी को मोटा होना चाहिए ताकि वो फटे नहीं, और लचीली होनी चाहिए। और शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। तीसरी बात, इसमें कोई तरह के वाल्व नहीं होते हैं और इसके अंदर वाल्व होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड हृदय की ओर जाता है, हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करती है, शिराएं। तो इसमें इस प्रकार के छल्ले होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं, ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, तो ब्लड क्या करता है, सीधा सीधा चला जाता है, वापस नीचे नहीं आता है। तो इस प्रकार के इसको कहा जाता है वाल्व। तीसरी बात, ये सतही नहीं होती है, उत्तकों के बीच पाई जाती है। ये हमारी त्वचा के जो उत्तक हैं या मांसपेशियाँ उनके नीचे पाई जाती है धमनियाँ, जबकि ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी त्वचा के जस्ट ऊपर पाई जाती है, हमारी त्वचा के जस्ट ऊपर। इसीलिए आपने कभी देखा होगा डॉक्टर हमारे कभी ग्लूकोज चढ़ाता है तो वो कोई भी एक नस देख लेगा हमारी त्वचा के ऊपर और उसके अंदर वो अपनी नली लगा देता है। क्यों, क्योंकि हमेशा जितनी भी दवाई या ट्रीटमेंट दिया जाता है ग्लूकोज वगैरह, वो सारा किसके थ्रू जाता है, शिरा के थ्रू जाता है। ध्यान रखना, हमेशा शिरा से चढ़ाया जाता है और धमनी में कभी नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि शिरा इस ब्लड को कहाँ ले जाएगी, हृदय में, हृदय से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। तो फेफड़ों से वो शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद शरीर के सभी भागों में पहुँच जाएगा। इस वजह से शिरा में चढ़ाया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास में हृदय की क्रियाविधि का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि किस प्रकार मानव हृदय में क्रियाविधि होती है, किस प्रकार हृदय के अंदर ब्लड का आवागमन होता है, और शुद्ध अशुद्ध, और इसके अलावा धमनी और शिरा कैसे वर्क करती है। तो इसके बारे में समझते अपन नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।